नमस्ते। कुछ दिन पहले बर्गर किंग का आईपीओ आया था और उसके दौरान उस कंपनी में काफ़ी एक्साइटमेंट। नमस्ते। 2-3 हफ्ते पहले ही बर्गर किंग का आईपीओ के बाद लिस्टिंग हुआ और उसके दौरान काफ़ी एक्साइटमेंट चल रही थी रिटेल इन्वेस्टर्स में। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन मेजॉरिटी आईपीओ का अलॉटमेंट तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को लग गया और रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ बहुत ही कम शेयर्स लगे। तो लिस्टिंग जब काफ़ी प्रीमियम पे हुआ, मे बी अराउंड 120 के आसपास के प्राइस पे लिस्ट हुआ, यानी कि डबल। तो उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी उसमें एक्साइटमेंट दिखाया और काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया है। अगले कुछ ही दिनों में लिस्टिंग के बाद वो 120 से लेके 220 तक काफ़ी तेज़ चला गया। और उस दौरान बहुत से लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो उनके मन में अभी ये सवाल है कि उन्होंने अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि 220 के बाद वो थोड़ा सा नीचे आके अराउंड 170 के आसपास के प्राइस पे अभी वो स्टेबलाइज हो गया है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या बर्गर किंग के शेयर्स इस वक्त इस प्राइस पे खरीदने ज़्यादा सूटेबल है, या जो है लिए है वो बेच दे या फिर होल्ड करे। सो इस डिसीजन में मैं अपनी राय आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बर्गर किंग के पिछले 5 सालों के रिजल्ट्स जो उनके वेबसाइट पे उन्होंने दिए हैं एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू। तो उसमें से मैंने टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, ये दो फिगर्स का चार्ट मैंने आपके सामने अभी रखा है। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर 2016, ओके, FY16 से लेके FY20 तक के फिगर्स अभी आपके सामने है। ब्लू वाला बार जो है वो टोटल इनकम का है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे स्पीड से वो पिछले 5 साल में ग्रो हुआ है। अभी ऑब्वियस है कि बर्गर किंग ने शुरुआत ही बिजनेस की मे बी अराउंड 6 साल पहले, यानी कि FY14 या FY15 में उन्होंने शुरुआत की। तो स्टार्टिंग में जब बहुत ही कम स्टोर्स उनके ऑपरेशनल थे, तब उनका रेवेन्यू काफ़ी कम रहा होगा। लेकिन पिछले 5 या 6 सालों में उन्होंने जैसे जैसे स्टोर्स का काउंट बढ़ाया है, अभी क्या कहा जाता है कि उनके 260 से थोड़े ज़्यादा स्टोर्स अभी ऑपरेशनल है पूरे देश में। तो जैसे जैसे स्टोर्स का काउंट इंक्रीज हुआ है, वैसे वैसे उनका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि FY16 में जो 140 करोड़ के नजदीक था, वो रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते अभी ऑलमोस्ट 850 करोड़ पे पहुंच गया है। लेकिन जो दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट, और ध्यान रखिए ये जो अभी कुछ बातें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बताने वाला हूं, उसके ऊपर गौर फर्क कीजिए, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो अभी तक बहुत से एनालिस्ट लोगों ने कवर किए नहीं है। ओके, सो एज शेयर होल्डर, अगर आप बर्गर किंग में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस पे ध्यान दीजिए। टोटल एक्सपेंसेस का आप अगर चार्ट देखें कि 170 करोड़ पे FY16 में था, यानी कि वो टोटल इनकम से ज्यादा था। अभी यहाँ पे FY16 से लेके FY18 तक, इन 3 सालों में अगर आप देखें तो उनका टोटल एक्सपेंसेस का फिगर जो है वो हमेशा टोटल इनकम से ज्यादा रहा है। यानी कि उनका जो बिजनेस है वो ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस कर रहा था इन 3 सालों में। ओके, लेकिन अगर आप FY19 और 20 का चार्ट्स देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका टोटल एक्सपेंसेस का फिगर जो है वो टोटल इनकम से डिसेंट लेवल पे कम है। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ 90 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा है, और अगले साल यानी कि FY20 में भी 105 करोड़ से 110 करोड़ के बीच में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अभी आपको मैं ये जो बात बता रहा हूँ उस पर गौर फरमाइए, ये नकली प्रॉफिट है। ओके, क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पिछले 2 साल में चेंज कर दिए, यानी कि FY19 से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए। अब इसमें क्या फर्क हुआ और इसके बर्गर किंग पे कैसा असर हुआ, वो आपको बताता हूँ। FY18 तक, यानी कि इन 3 सालों में जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर का जो फिगर है, उसमें उनके सारे एक्सपेंसेस कवर्ड थे। यानी कि उनका फूड प्रोडक्ट्स का जो भी रॉ मटेरियल का खर्चा था वो आता था, उनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आता था, उनका मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर था, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल जो भी कॉस्ट था वो भी आता था। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट उनके लिए होता है, क्योंकि जैसे जैसे जितने स्टोर्स वो लोग खोलते हैं उतना ही उनका लीज रेंटल्स का एक्सपेंडिचर भी रहता है, क्योंकि
हर स्टोर कहीं ना कहीं रेंट पे लिए हुए जगह पे काम करता है। तो लीज रेंटल एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनके टोटल एक्सपेंडिचर में। तो FY16 से FY18 के जो टोटल एक्सपेंडिचर के फिगर्स है उसमें ये लीज रेंटल इंक्लूडेड था। लेकिन FY19 और FY20 में जब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं तब से ये लीज रेंटल का जो पार्ट है वो उनके टोटल एक्सपेंडिचर में नहीं गिना जाता। और उसी वजह से आपको यहाँ पे दिखता है कि टोटल एक्सपेंडिचर का फिगर टोटल इनकम से नीचे है और कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन ये सही नहीं है। टोटल लीज रेंटल का जो भी उनका खर्चा है वो अभी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में काउंट होने लगा है। ओके, सो इसीलिए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के बाद यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्गर किंग के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी लॉस में ही है। ओके, सो बर्गर किंग का भले ही रेवेन्यू काफी अच्छे स्पीड से ग्रो हुआ है और अभी 260 प्लस स्टोर्स पहुंच चुका है, लेकिन उनका अभी भी ऑपरेटिंग लेवल पे वो कंपनी लॉस कर रही है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे शेयर होल्डर्स को जानना जरूरी है। ओके, अब अगले स्लाइड में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो सारे शेयर होल्डर्स को जानने चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पिछले 5-6 साल में उन्होंने 260 प्लस स्टोर्स ओपन किए हैं और फिर भी बर्गर किंग ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग पार्ट इसीलिए है क्योंकि इतने सारे स्टोर्स अभी ऑपरेशनल होने के बाद भी अगर वो ऑपरेटिंग लेवल पे ब्रेक इवन के नजदीक नहीं पहुंची है तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डेफिनेटली है। ऑब्वियसली सारे कंपनी जो स्टार्टिंग में एक्सपांशन फेज में रहते हैं तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस करना स्वाभाविक होता है, लेकिन एक डिसेंट साइज पहुंचने के बाद एक्सपेक्टेड रहता है कि वो थोड़ा तो ब्रेक इवन के नजदीक पहुंचे, लेकिन बर्गर किंग अभी तक ब्रेक इवन से थोड़ा सा दूर है। और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव होने की उम्मीद जो है वो अगले 2 या 3 साल के बाद है। अगले 2 या 3 साल और वो लोग लॉस में ही एक्सपेक्टेड है रहने वाले। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने अगर रफ कैलकुलेशंस किए कि उनके अप्रोक्सीमेटली 260 स्टोर्स अभी चालू है, जो पिछले साल हो सकता है 200 स्टोर्स ऑपरेशनल थे, और टोटल रेवेन्यू 850 करोड़ के आसपास है, तो उनका एवरेज पर स्टोर का जो बिजनेस है वो 4 करोड़ से कम है सालाना बिजनेस। तो ये फिगर काफी लो है और इस फिगर पे वो फिलहाल स्टोर को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। हर स्टोर को प्रॉफिटेबल करने के लिए उनको वो एवरेज स्टोर बिजनेस पर स्टोर जो है साल का वो तकरीबन डबल होना जरूरी है। सो अभी जो 3.5-4 करोड़ के रेंज में जो बिजनेस है वो उनका 7 या 8 करोड़ के रेंज में जब जाएगा तब वो लोग स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ओके, सो ये हो सकता है अगले 2 या 3 साल का ड्यूरेशन लग जाए ये होने के लिए, उनका रेवेन्यू पर स्टोर जो है वो डबल होने के लिए। तो उतना टाइम उनको प्रॉफिटेबिलिटी आने को लगने वाला है। स्टोर्स का एक्सपांशन प्लानिंग अभी वो कर रहे होंगे क्योंकि अभी तक उनके पास आईपीओ से रेज किया हुआ पैसा भी है, तो आने वाले 1 या 2 साल में काफी अच्छे स्पीड से वो लोग स्टोर्स एक्सपांड करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस जो किया है कि अगले 3 साल में 50 से 80 स्टोर्स के बीच में हर साल वो लोग ओपन करने वाले हैं, और उनका टारगेट है कि वो 700 स्टोर्स का काउंट करें FY26 में, यानी कि दिसंबर 2026 का उन्होंने कुछ टारगेट दिया है कि उनको 700 स्टोर्स ओपन करने हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये स्टोर्स वो लोग क्लस्टर्स में ऑपरेट करे या ओपन करे तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी पहुंच सकते हैं, ना कि वो लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों में एक एक स्टोर ओपन करने के बजाय एक एक क्लस्टर में 4-4, 5-5 या 10-10 स्टोर्स अगर ओपन करे तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जल्दी आ सकती है, क्योंकि उनका जो लॉजिस्टिक्स का और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम ज्यादा स्टोर्स में एक एरिया में बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा जल्दी आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो बात है कि आज अगर आप शहरों में देखें तो कस्टमर्स के एंगल से अगर आप देखें तो उनके पास काफी सारे ऑप्शंस है। बर्गर किंग के पास कोई ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाए। आज एज अ कस्टमर जब आप रेस्टोरेंट में या क्विक फास्ट फूड में अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपके पास 1 डजन से ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, काफी ब्रांडेड आउटलेट्स भी रहते हैं और काफी लोकल साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन फूड के या फिर चाइनीज फूड के वगैरह आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फूड
ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल होने की वजह से कंपटीशन जो है मार्केट में काफी टफ है। तो बर्गर किंग के लिए इतना आसान नहीं होने वाला कि बस स्टोर ओपन कर दिया और उनको फटाफट बिजनेस मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला। हर स्टोर को ओपन होने के बाद कम से कम 2-3 साल 4 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने के लिए, एक अच्छे स्केल तक पहुंचने के लिए। तो ये बातें सारे शेयर होल्डर्स ने ध्यान में रखनी चाहिए कि इतना आसान नहीं है इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी पहुंचना। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आईपीओ हो गया तो अगले साल अभी बर्गर किंग बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट शेयर होल्डर्स के एंगल से जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूं, और ये पॉइंट हो सकता है काफी लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन आपके सामने ये सारे डिटेल्स थे। तो अभी एक बार सुन लीजिए, हो सकता है आपको भी मेरा पॉइंट एग्री आप करें कि ये काफी बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। आईपीओ में ऑलमोस्ट 6 करोड़ शेयर्स जो है वो प्रमोटर ने बेचे थे, और बाकी के जो 7.5 करोड़ शेयर्स थे वो कंपनी ने एक्स्ट्रा फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया था कैपिटल रेज करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रमोटर ने जो पिछले 5-6 साल से इस बिजनेस को एक्सपांड कर रहा था, उसने ऐसे पॉइंट पे जब उसका एक्सपांशन और ज्यादा होना एक्सपेक्टेड है और हो सकता है कंपनी का वैल्यूएशन भी आने वाले कुछ सालों में काफी बड़ा इंप्रूव हो सकता है, ऐसे पॉइंट पे प्रमोटर ने इतनी सिग्निफिकेंट स्टेक क्यों बेच दिया, वो भी सिर्फ 60 रुपीज पर शेयर पे। जरा ये आप खुद एक बार सोच लीजिए, अगर कोई मार्केट में जो कंपनी रेगुलरली ट्रेड हो रही है, अगर उसमें प्रमोटर ने 0.5% या 1% स्टेक भी अगर बेच दे मार्केट में, तो हम लोग उसको एक नेगेटिव फैक्टर समझते हैं कि प्रमोटर का हो सकता है उस बिजनेस में से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर समझा जाता है। तो यहाँ पे तो बर्गर किंग के आईपीओ में प्रमोटर ने खुद ऑलमोस्ट 16% स्टेक बेच दिया, और वो भी सिर्फ 60 रुपीज पर शेयर। यानी कि प्रमोटर के हिसाब से उस कंपनी की, उसकी जो कंपनी है बर्गर किंग, उसका फेयर वैल्यू जो है वो 60 रुपीज के आसपास या 60 रुपीज के थोड़ा नीचे है। इसीलिए तो प्रमोटर ने खुद इतना बड़ा स्टेक बेच दिया 60 रुपीज के प्राइस पे। तो ये बात पे अगर आप गौर करें कि अभी वो 175 पे क्यों चल रहा है, तो ये लॉजिक में बैठता नहीं है कहीं पे भी। 60 रुपीज पे जब प्रमोटर बेचने को तैयार है, तो आप क्यों 175 पे खरीदने पे तुले हैं, या फिर आप क्यों उसको होल्ड कर रहे हैं 175 पे। मेरे हिसाब से 175 का जो अभी जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ओवर वैल्यूड है फिलहाल, और आने वाले 4-5 साल की ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी इस प्राइस में फैक्टर इन कर चुका है। तो इस प्राइस पे इन्वेस्टेड रहना मेरे हिसाब से एक स्टुपिडिटी है। बर्गर किंग का शेयर प्राइस आने वाले कुछ महीनों बाद हमें डेफिनेटली 2 डिजिट्स में दिखने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो मेरे लॉजिक के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू जो है वो आज 60 रुपीज के आसपास है, और आने वाले 1 या 2 साल की अगर ग्रोथ हम लोग अगर फैक्टर इन करें, तो ज्यादा से ज्यादा मैं उसको 80, 85 या 90 रुपीज का प्राइस उसको फेयर वैल्यू बताऊंगा अगले 1-2 साल के लिए। 175 ये प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मेरे हिसाब से बर्गर किंग कंसिस्टेंट बेसिस पे आने वाले सालों में 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है, और अगर ये रिपोर्ट करता 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ अगर रिपोर्ट करता है, तो हमें उसका नेट प्रॉफिट जो है वो अगले 3 साल में दिख सकता है। यानी कि FY23 के एंड के आसपास या फिर उसके थोड़ा आगे कंपनी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू करेगी, और वहां से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी इंप्रूव होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि उसका तब उस वक्त का फेयर वैल्यू निकाल सके। तो इस वक्त एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से 175 के प्राइस पे एज अ शेयर होल्डर बने रहना या इन्वेस्टेड रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप लेने का भी सोच रहे होंगे बर्गर किंग के शेयर, तो प्लीज रुक जाइए। मेरे हिसाब से अगले कुछ महीनों में वो शेयर प्राइस आपको 2 डिजिट्स में मिलेगा, तब उसमें इन्वेस्ट करने का सोचिए।